चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने मैनेजमेंट की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसकी डेफिनेशन रिवाइज करनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डेट मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड्स विच इन्वॉल्व डिसीजंस रिलेटिंग टू, मतलब यहाँ फ्लो ऑफ फंड्स की बात हो रही है और डिसीजंस की बात हो रही है। डिसीजंस कौन से होंगे? रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। हमारे 3 डिसीजंस थे ना। पहला था प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स को कहाँ फाइनेंस करना है। दूसरा था इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मींस इन्वेस्टिंग ऑफ फंड्स करना है हमने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में। और तीसरा था डिविडेंड डिसीजंस, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स कहाँ हमने करनी है। तो यही एक डेफिनेशन है। जब आप डेफिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बताते हो तो इसमें आपने बताना है कि फ्लो ऑफ फंड्स का और इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 डिसीजंस है, वो तीनों डिसीजंस के आपने नेम बता देने। यहाँ हम बार बार वर्ड बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब है? हाँ जी, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स? प्रोक्योरमेंट्स मीन्स अगर हम बात करें कि जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं ना। अभी मैंने बताया जो भी हमारे फंड्स है फाइनेंस हम करते हैं उन सब की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जब भी कहीं फाइनेंस करते हैं तो हम उसकी कॉस्ट, उससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट या डिविडेंड हम सब काउंट करते हैं। तो यहाँ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स जब नाम ले रही हूँ तो मैं यहाँ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, ये यूसेज ऑफ फाइनेंस है, ठीक है ना, कि कैसे आप डील कर रहे हो। तो एक फाइनेंशियल जो मैनेजर है वो इन सब चीजों को ध्यान में रखता है कि जो फंड्स हैं वो आइडियल ना रहे, मतलब वेस्ट ना जाए, ठीक है ना। प्लस इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अच्छी तरह वो अचीव कर पाए जो भी उसकी इंटरेस्ट है। प्लस वो कह सकता है जो भी इससे रिलेटेड कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो प्रोक्योर कर पाए। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ध्यान में देने वाली है। अब आ जाता है कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर हम बात करें क्या रोल है तो हम फर्स्ट पॉइंट बताएंगे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। याद है हमने इसमें पूरी बैलेंस शीट को रिवाइज किया था। मींस सबसे पहले हम बैलेंस शीट की एसेट साइड आ गए कि साइज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स क्या होगा। मींस फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो साइज और कॉम्पोजिशन को देखेगा। मींस अगर मैंने फिक्स एसेट्स में 100 करोड़ रुपीस लगाने हैं तो 100 करोड़ को मैंने देखना भी तो है ना, मेरे पास होने चाहिए, कहीं मैं ब्लॉक तो नहीं कर दूंगा इस अमाउंट को। तो कहीं ना कहीं हमें साइज एंड कॉम्पोजिशन देखना है। सेकंड आ जाता है फिक्स एसेट्स के नीचे क्या होते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स को भी हमने देखना है कि करंट एसेट्स कैसे होंगी। करंट एसेट्स क्या आती है? कैश हो गया, डेटर्स हो गया, रिसीवेबल्स हो गए। तो इनको भी जब मैं देखूंगी तो मुझे ध्यान से देखना है कि मेरी फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट डिसीजंस है उस पे, और जो भी मेरे डिसीजन रिलेटिंग है क्रेडिट या स्टॉक कंट्रोल से, इन्वेंट्री कंट्रोल से, वो भी मैं करंट एसेट्स में देखूंगी, ठीक है ना, कि वो अप्रोप्रिएट और सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तीसरा आ जाएगा, अब ये एसेट साइड खत्म होगी तो आ जाएगा फिर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स या फाइनेंस की बात करूंगी तो वो मैं कहाँ से लूंगी? जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो मैं रेज करूंगी थ्रू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जितने भी शॉर्ट टर्म है तो वो मैं करंट लाइबिलिटीज की बात कर रही हूँ, छोटे मोटे क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गई, तो वहां पर हम इसकी बात करेंगे। फिर आ जाता है डेप्ट एंड इक्विटी। डेप्ट और इक्विटी सबको पता है। एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो कंपैरिजन करता रहता है, वो एक तरह का फिक्स करता रहता है रेशियो, कितने मुझे डेप्ट लेने और मुझे कितनी इक्विटी लेनी है। और लास्ट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स, या प्रॉफिट एंड लॉस कहीं ना कहीं हमारी बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है। कभी कभी प्रॉफिट्स होते हैं, कभी लॉस होते हैं। तो ये डिसीजंस हम जब लेते हैं तो हमें ये डिसीजंस ध्यान से लेने चाहिए
ताकि हमारी जो इफेक्ट ना पड़े हमारे बैलेंस शीट पे या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे। तो ध्यान रखना है जब भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होगी तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। अगर एक फाइनेंशियल मैनेजर ने गलत डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारी बैलेंस शीट को भी इफेक्ट करेगी। वो ओवरऑल बिजनेस की क्वालिटी पे, लॉसेस पे, आप कह सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट करेगी। क्लियर? ये हमारे एक तरह के रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव में आपने कुछ नहीं बताना, बड़ा सिंपल सा है कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, पहले इसमें आपने डेफिनेशन तो बता ही दी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, ठीक है ना। पर अगर हम बात करते हैं उससे रिलेटेड उसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो हमने यहाँ 2 ही ऑब्जेक्टिव्स किए थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है, 2-3 किए थे, जिसमें फर्स्ट था हमारा कि ये इंश्योर करता है कि जो भी फंड्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो प्रॉपर मैनर में हो और उसको कॉस्ट को एग्जिस्ट ना करे ज्यादा। उसके अलावा जो आइडियल फंड्स हैं उनको भी हम यूटिलाइज करें में, मतलब पैसा ऐसे ही बेकार ना जाए। प्लस जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेगा तो वो अल्टरनेटिव्स को देखेगा ताकि वो बेस्ट फंड को सिलेक्ट कर सके, और जो भी फंड्स वो यूज करेगा उसमें जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे और रिटर्न्स जो है हायर रहे। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं जितना हायर रिटर्न्स आएगा हम उसी चीज में करें, मतलब कॉस्ट भी कम लगे, प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको वो ध्यान में रखेगा। पहली मेन ऑब्जेक्टिव आपने वैसे कुछ नहीं बनाना है तो आप ये बता सकते हो कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चाहता है कि जो वेल्थ है शेयर होल्डर्स की, ठीक है ना, जो उसके प्राइजेस है शेयर के वो बस बढ़े रहे, सारा घूम फिर के वही है, वो अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं कंपनी सही चल रही है। अब आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसको 3 डिसीजंस लेने होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सेकंड आ जाएगा फाइनेंसिंग का डिसीजन और थर्ड आ जाएगा डिविडेंड डिसीजन। मतलब असली टॉपिक जो है हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये तीनों टॉपिक जो है वो हमारे सही और असली टॉपिक है, हम ये कह सकते हैं। तो इसमें जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, जैसे अभी हमने ऊपर बताया, फाइनेंशियल डिसीजंस कौन से डिसीजंस होंगे जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। हमारे 3 तरह के डिसीजंस अभी हमने बताया, इन 3 डिसीजंस को हम यही मान के चलेंगे कि ये शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करेंगे। हाँ जी, तो हम इसमें बात कर रहे थे 3 डिसीजंस की। तो डिसीजंस में हम बात करी तो फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हम बात करते हैं वो डिसीजंस किससे रिलेटेड होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स होते हैं, कि वो डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हमने अभी पहले भी बताया था कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। तो जब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हम करते हैं तो ज्यादातर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है, या शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होती है। जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस की बात करते हैं तो वो कैपिटल बजटिंग हो जाता है। जब हम शॉर्ट टर्म डिसीजन से रिलेटेड बात करते हैं तो वो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस हो जाता है।
अब बताने की तो मेरे को लगता है जरूरत नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होंगी, जो लॉन्ग रन में यूज होंगी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और वर्किंग कैपिटल में क्या होगी, जो डे टू डे पर्पस पे यूज होंगी, ठीक है, जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये डे टू डे पर्पस के लिए। तो कहीं ना कहीं जब फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है फाइनेंशियली, तो तीन चीजों से लेता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और फाइनेंसिंग और डिविडेंड। अगर वही इन्वेस्टमेंट की जैसे अब हम बात कर रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट में दो तरह के डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल। तो मेनली आ जाता है क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखे जब वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि कैपिटल बजटिंग जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म के होते हैं और ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म का तो कोई चक्कर नहीं है, पर लॉन्ग टर्म के ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश का मतलब ये है कि आपके पास कितना कैश है, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश है, कितना आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है, मतलब कितना पैसा आ रहा है। आप पहले एनालाइज कर लें आपके पास कितना कैश है, उसी हिसाब से आप डिसीजन ले लें। सेकंड आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। जब भी आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप पहले देखते हो ना, मुझे इंटरेस्ट कितना आएगा। मान लो ए और बी कंपनी है, ए कंपनी मुझे 10% इंटरेस्ट देती है और बी कंपनी मुझे 12% देती है, तो बताओ मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगी? ऑब्वियस है जो मुझे 12% पे देगा। पर जब मैं लोन उठा रही हूँ तो मैं किसको देखूंगी? कम वाले को देखूंगी कि मुझे यहाँ इंटरेस्ट पे करना है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप उससे रिलेटेड रिटर्न्स को भी देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगाने में मुझे कितना कितना रिटर्न वापस आता है। और तीसरा आ जाता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है कि कितने प्रोजेक्ट में मुझे कितना पैसा लगाना है, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशंस करूंगी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिटर्न, मतलब मैं सारे प्रपोजल सब कुछ को एक एक चीज को अच्छी तरह देखूंगी और फिर मैं इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया डिपेंड करूंगी, उस पर सेट कर दूंगी। क्लियर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है पॉइंट में, प्लीज अभी पूछ लीजिए। हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। चलिए नेक्स्ट आ गया अब इन्वेस्ट, अब आ गया फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जो हम फाइनेंस से रिलेटेड लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मतलब यहाँ हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को देख रहे हैं, हर सोर्सेज को, चाहे वो बोरोड है चाहे वो शेयर होल्डर्स फंड है। जब भी फाइनेंसिंग डिसीजंस होती है तो वो ये देखता है हमने कितने ऑनर्स फंड्स रेज करने हैं और कितने बोरो करने हैं। तो इसमें तो सबसे पहले पता हो कि ऑनर्स फंड क्या होते हैं और बोरोड फंड क्या होते हैं, तभी आप इसके फैक्टर्स को कर पाओगे। तो सबसे पहले है बोरोड फंड्स जो होते हैं वो होते हैं डिबेंचर्स, लोन्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जबकि जो ऑनर्स फंड्स होते हैं उसमें आ जाता है इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो पहले इन दोनों का पता हो, फिर आ जाते हैं इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग। जब आप किसी चीज को फाइनेंस करते हो तो आप किन चीजों को फैक्टर्स में रखते हो? फर्स्ट आ जाएगा कॉस्ट। सबसे पहले तो आप कॉस्ट देखोगे, कितना कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। ऑब्वियस आप देखोगे जो सबसे सस्ता होगा आप उसी को लोगे। तो डिबेंचर सबसे सस्ता होता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आपने बोलना डिबेंचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीटेड। सेकंड आ जाता है रिस्क इन्वॉल्व। अब आपने हर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में रिस्क देखना है, ठीक है ना। जिसमें ज्यादा रिस्क होगा ऑब्वियस है वो बोरो करोगे, उसी में ज्यादा रिस्क होगा, अपने ऑनर्स फंड में तो नहीं होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये भी कंसिडर करना है कि आप अगर रिस्क उठा सकते हो तो ले लो, नहीं उठा सकते तो आप ऑनर्स फंड ले लो। तीसरा आ जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग दी फाइनेंस। ये कई बार हमने बताया कि कॉस्ट इन्वॉल्व इन सिक्योरिटीज लाइक ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, चार्जेस हो गए। तो देख लो जहां फ्लोटेशन कॉस्ट कम लगती है वहां पर आप फाइनेंस कर लो, जहां हाइयर होगी वहां आप लेस अट्रैक्टिव होगे। ऑब्वियस है जहां खर्चे ज्यादा होंगे वहां आप जाना क्यों चाहोगे, जहां कम होंगे वहीं जाना चाहोगे। फिर आ जाता है कैश फ्लो पोजीशंस। कंपनी की अगर अच्छी स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन है, ठीक है ना, आपके पास अच्छा कैश है, तो आप डिबेंचर्स में जाओ। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह इंटरेस्ट पे कर सकते हो, आप लोन उतार सकते हो। और अगर आपके पास कैश नहीं है तो फिर आप ओनर्स फंड में जाओ। फिर आ जाएगा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट।
फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं वो जो फिक्स्ड रहते हैं, जैसे रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, सैलरीज हो गई। कहीं ना कहीं जब आपके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं जो लगातार होते ही होते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, फाइनेंस में जाओगे, बताओ मुझे। अगर आपके फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप ज्यादा डेब्ट प्रेफर करोगे, क्योंकि आपके खर्चे कम है तो आप लोन ले लो। अगर पहले ही खर्चे बहुत है फिक्स ऑपरेटिंग के तो फिर मतलब, ठीक है ना। फिर आ जाता है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल के हिसाब से देखें तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पूरा कंट्रोल रहता है। तो अगर आप चाहते हो कंट्रोल नहीं चाहिए किसी का तो डेब्ट इशू कर लीजिए, नहीं तो फिर इक्विटी कर लीजिए अगर कंट्रोल का प्रॉब्लम है। कैपिटल मार्केट मैंने कई बार बताया, अगर बूम पीरियड है जब प्राइसेस हाई चल रहे होते हैं तो इक्विटी ऑनर्स फंड बेटर है। जब डिप्रेशन का पीरियड चल रहा होता है मार्केट में, सारे प्राइसेस डाउन चल रहे होते हैं, तब आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। क्लियर? पॉइंट्स को समझने और लिखना है, इनमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो इस चैप्टर को लर्न करने का यही तरीका है, आप पॉइंट्स पहले लिख लीजिए, फिर उसके दोनों पोजीशन से समझ के उनके पॉइंट्स बनाइए। सबसे पहले पॉइंट्स लर्न होने बहुत जरूरी है। तीसरा डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड होता क्या है, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। जब आप सबको देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हम मान के चलते हैं वो डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाता है। किनको? प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मतलब डिविडेंड वो है कि जब सबको देने के बाद इंटरेस्ट पे कर दिया, टैक्सेस पे कर दिए, सारे खर्चे पे कर दिए, जो लेफ्ट आउट बच गया, जो बचा हुआ है वो आप बिजनेस में रख लेते हो, उसको डिविडेंड की तरह देते हो। अगर आपने डिविडेंड नहीं देना तो आप उसको रिटेन भी कर सकते हो इन दी बिजनेस, वो रिटेन अर्निंग्स बन जाता है बाद में, ठीक है ना, और वो फ्यूचर में आपको हेल्प करता है। तो ध्यान रखना है जब भी डिसीजन लोगे डिविडेंड से रिलेटेड तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देख लेना कि क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। अब आ जाते हैं कि डिविडेंड देना है या नहीं देना, उससे रिलेटेड फैक्टर्स है। जब भी आप सोचते हो मैंने डिविडेंड देना है या नहीं देना, आप फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखो, जिसमें फर्स्ट है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। आपकी डिविडेंड क्या है, डिविडेंड हमेशा करंट और प्रीवियस अर्निंग्स में से दिया जाता है। तो आप देखो आपके पास अच्छी अर्निंग्स है, अगर अच्छी अर्निंग्स है तो दे दो, अगर लेस अर्निंग्स है तो लेस डिविडेंड दे दो, बस सीधी सी बात रखनी है। मोर अर्निंग्स मोर डिविडेंड, लेस अर्निंग्स लेस डिविडेंड। सेकंड आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। एक होता है अर्निंग्स आ रही है, एक है स्टेबल फॉर्म में आ रही है, मतलब हर महीने बराबर ही आती है, ठीक है। अगर तो आपकी स्टेबल चलती है, जैसे मैं कहूँ मेरी इनकम स्टेबल होती है तो मेरे एक्सपेंसिव चलते रहते हैं, पर अगर मेरी इनकम ही अनस्टेबल है तो ऑब्वियस है कुछ खर्चे कभी कभी कम करने पड़ते हैं जब नहीं होती। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स देखना है, अदर थिंग्स को हम सेम रखें। अगर कंपनी के पास स्टेबल अर्निंग्स है तो वो हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, अगर अनस्टेबल अर्निंग्स है तो वो स्मॉलर डिविडेंड पे करेगा। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड स्टेबल है या नहीं है, कई कंपनीज फॉलो करती है स्ट्रिक्टली देना भाई, कई कंपनीज ने ऐसे वो लगा रखा होता है कि दे होगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना आप डिविडेंड देना चाहते हो आप उसमें कॉन्फिडेंस रहो कि आपकी अर्निंग्स उतनी है, और अगर नहीं है, अगर आप चेंज होती रहती है आपकी पॉलिसी तो आप कम दे दीजिए। बी आ जाएगा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। कंपनी जो ग्रोथ की तरफ जा रही है वो कम डिविडेंड देती है, डिक्लेयर करती है, और जो कंपनी ग्रोइंग की एज में नहीं जा रही है, ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, वो हायर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। फिर आ जाता है कैश फ्लो पोजीशन, वही सेम है, पैसे तो देने ही है, डिविडेंड देना भी तो आउटफ्लो कैश है, पैसा जाएगा ना जब भी आप डिविडेंड दोगे। पैसा कौन सा है, वो कंपनी का ही तो प्रॉफिट्स है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं अगर आपके पास अच्छा कैश है, सरप्लस में कैश है तो आप डिविडेंड पे कर दो, अगर नहीं है तो मत दो, ठीक है ना। अगर शॉर्टेज पे चल रहे हो तो लो डिविडेंड दे दो। फिर आ जाता है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अगर शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस की बात करें, कई बार क्या होता है हमने डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त प्रेफरेंस देख लेते हैं कि हर बार इनको देना ही देना है। अगर तो कंपनी ने प्रॉमिस कर रखा है कि हर बार देना है तो देना ही पड़ेगा, पर अगर हमने रेगुलर उनको प्रॉमिस नहीं कर रखा
ठीक है, प्रेफरेंस नहीं ले रखी तो आप उनको मत दो डिविडेंड उस साल। कई बार क्या होता है, जो हमारे रिटायर्ड और ओल्ड होते हैं शेयर होल्डर्स, उनको होता है हमारे को मिलता रहे, वो अपनी हमेशा ऐसी प्रेफरेंस रखते हैं, तभी तो उनका नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होता है, कि उनकी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि हमें डिविडेंड मिलता रहे, तो उनको दे दो। जिनकी नहीं है प्रेफरेंस उनको मत दो, क्योंकि उनको तो रेगुलर इनकम की तरह चाहिए ना डिविडेंड। फिर है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का मैंने बहुत इजी बताया था कि जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है टैक्सेस पॉलिसी क्या है हमारी। अगर तो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट हाई कर रखे है तो आप डिविडेंड कम दोगे, अगर तो टैक्सेस बहुत कम है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दीजिए। मींस हायर डिविडेंड मिल जाएंगे, कम मिलेंगे जब टैक्स रेट कम होगा। फिर आ जाता है स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या है। पॉइंट्स ज्यादा है लेकिन इजी पॉइंट्स है। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस क्या है, देखो रेट ऑफ डिविडेंड और जो शेयर्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जितना आप हायर डिविडेंड डिक्लेयर करते हो उतना ही आपके मार्केट के जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं, और जब भी आप लो रेट ऑफ डिविडेंड देते हो तो कहीं ना कहीं आपके मार्केट के प्राइस वो कम हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट को देखना है ये कि आप अपने प्राइसेस जब भी बढ़े हुए हैं तो उस हिसाब से उसका इम्पैक्ट देखो, ठीक है ना। ये ना कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर जा रहे हो और आपके पास पैसा है नहीं, तो अगर तो आपकी मार्केट प्राइस अच्छी चल रही है शेयर्स की तो आप हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, और जब भी आपको नहीं लग रही मार्केट स्टॉक मार्केट में कम हो रखी है तो आप डिविडेंड कम डिक्लेयर कर दो, लेस डिविडेंड दे दो। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट होता है जहां फर्म को इजीली एक्सेस हो जाए, मतलब इजीली पैसा मिल जाए। अगर तो आपको इजीली पैसा मिल जाता है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर लो, ठीक है, ले लो, ठीक है, क्योंकि हम मान के चलते हैं अगर नहीं मिलता तो आप बचे हुए को यूज करते हो, और जब बचे हुए को यूज करते हो आपका लिमिटेड एक्सेस है, आपको मार्केट में कोई दे ही नहीं रहा, तो आप लो डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। फिर आ जाता है लीगल कंस्ट्रेंट। हर कंपनी को जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं कि ऐसे ही देने हैं, डिक्लेयर डिविडेंड करना है। ये ना कि कंपनी खुले हुए 20 साल हो गए और आपने आज तक डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर किया, तो ऐसा भी नहीं करना। तो जब भी आप कंपनी जो डिक्लेयर करती है डिविडेंड, उसके लिए थोड़ा लीगल जो प्रोसीजर है, जो लीगल फ्रेम है, प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू लॉ है, उसको फॉलो जरूर करें। फिर आ जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्सेंट्रेट। अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, मतलब कंपनी ने पहले ही प्रॉमिस कर रखा है, ठीक है ना। देखो कई बार कंपनी क्या करती है, लोन्स को बोरो करती है, और जो देता है ना पैसे, लेंडर जो होता है वो कई सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल देता है फ्यूचर पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड। तो वो क्या होता है, अगर कंपनी ने अब कह रखा है कि मैं दूंगा, फिर तो देना ही पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रखा, तो फिर मत दे। क्लियर। तो लीगल कांस्टेंट जो है, जो आप कह सकते हो, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जो है रुकावट है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर, इतना टॉपिक क्लियर जो हमने तीनों फैक्टर्स बताए। अब इसमें देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर ऑप्शंस आ जाएंगे, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। तो आपको अभी मैंने बताया डिबेंचर्स इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बहुत बार आता है, कंपनीज विद हायर ग्रोथ पोटेंशियल। वो कंपनीज जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल हायर है तो वो क्या देगा। फर्स्ट ऑप्शन है लो डिविडेंड, हाई डिविडेंड, या इट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी। बताइए, कंपनीज विद हायर ग्रोथ पोटेंशियल, और ये डिविडेंड सीजन के अभी टॉपिक हमने किया है, इसमें ग्रोथ बताइए। जो कंपनी हायर ग्रोथ पे जा रही होगी वो अपनी डिविडेंड कैसे देगी, कम ज्यादा या कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। हाँ बताइए। लो बोल रहा हूँ, लो रेट ऑफ रिटर्न है ना डिविडेंड, ऑब्वियस है जो कंपनी ग्रोइंग में जा रही है वो कम डिविडेंड देगी। तो इस टाइप के आपको आते हैं इसमें क्वेश्चंस, इसको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं।
डिफाइन करंट एसेट्स भी आ सकता है, ठीक है ना, आपने करंट एसेट पढ़ लिया। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में आपने पढ़ा है। इसके अलावा बिग बाजार, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए, बिग बाजार प्लान टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन फेस्टिवल सीजन, विच टाइप ऑफ डिसीजन इज दिस, बताइए। बिग बाजार कहता है मैंने अपनी नई ब्रांच ओपन करनी है, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट। डिसीजन है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। अब अगला सुनिए, देयर इज अ बूम इन द डिमांड ऑफ आईपॉड्स, मतलब एकदम से हाई डिमांड हो गई आईपॉड्स की। डज इट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल ऑफ फॉर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग आईपॉड, बताइए, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है आईपॉड, क्या उसकी वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा? मैंने बताया था वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स में, बताया था कि जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, ये 2 पॉइंट्स बताए थे ना। अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो लेस वर्किंग कैपिटल, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मोर वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का पूछा है कि एकदम से डिमांड बढ़ गई है आईपोड की, तो बताओ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आईपोड्स बनाती है उस पर इफेक्ट पड़ेगा वर्किंग? यस पड़ेगा, ठीक है ना, पड़ेगा। उसकी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। Mahindra Limited takes a decision to raise through long-term capital requirements. Which type of decision is this? Mahindra Limited take the decision to raise money from long-term capital needs of business. जहां भी लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने की बारी आएगी, वो कौन सा डिसीजन होगा? फाइनेंसिंग डिसीजन, क्योंकि वो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है, ठीक है ना। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस इस टाइप के भी आते हैं कि बताइए, कूलर्स है, कूलर्स के लिए वर्किंग कैपिटल मोर चाहिए या लेस चाहिए? एक कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कूलर्स के लिए, देखिए, जितना बड़ा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। जितनी छोटी कंपनी होगी, अब मैं कह रही हूँ ब्रेड वाला है तो ब्रेड छोटी कंपनी है तो लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। कूलर्स एक बड़ी मतलब हो सकती है, मोटर कार्स आ जाए, फर्नीचर आ जाए, ठीक है, देख लेना है इसमें ज्यादा लेस या मोर इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है, क्लियर। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने बताया था, प्रोजेक्ट्स अपने सबमिट करवा दीजिए,